सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के लिए मैथमेटिक्स लेके आया हूँ। और आज की जो क्लास है वो पहली क्लास है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से नंबर सिस्टम्स। और नंबर सिस्टम में जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो है संख्याओं से। मीन्स संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं और उन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप से बनेंगे। ओके, तो नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में आपके लिए टॉपिक है उसकी बात करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारी आती हैं प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी। मीन्स वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे अब नेचुरल नंबर है तो इसे n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक हमारे ये संख्याएं जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो अब संख्या हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? एक से स्टार्ट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी एक रहेगी। ओके, अगर हम आपसे कहें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है, और हमारी ये संख्या कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो अब हमारे पास यदि चार ऑप्शन दिए रहेंगे तो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या ये रहेगी। इनकेस यदि ऑप्शन नहीं है तब आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यदि हम आपसे कहें कि भाई सबसे बड़ी संख्या 9 है, ठीक है, तो अब एक दूसरा स्टूडेंट आया, उसने कहा कि भाई सबसे बड़ी संख्या 9 नहीं है, 99 मैंने पढ़ी है, तो ये 99 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन एक थर्ड स्टूडेंट आता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि हमने जो संख्या पढ़ी है वो 999 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं होगी। यदि आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे तो हम इजीली उनको बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याएं। मीन्स हम इनको बोलते हैं होल नंबर्स। मीन्स यहाँ पे जब प्राकृतिक संख्याओं को हमने पढ़ा था तो वहां पे किसी एक संख्या की कमी थी। ठीक है, तो कहा गया है कि यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती। ठीक है, तो होल नंबर्स है तो इसे W से डिनोट करते हैं। और ये हमारी 1 टू इन्फिनिटी तक हमारी संख्याएं कैसी होंगी? प्राकृतिक होंगी। यदि इसमें हमने शून्य को भी शामिल कर लिया तो यहाँ पे हमारी सभी संख्याएं हो गई। ओके, तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। और सेम कंडीशन सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ पे नन, कोई सी भी हमारी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होगी। ओके, तो प्राकृतिक और पूर्ण क्लियर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे हम बेसिक जब पढ़ते थे, छोटे थे, तो हमसे कहा जाता था रेखा आरेख द्वारा 2 + 3 को ऐड कीजिए। ठीक है, तो रेखा आरेख हम क्या करते थे वहां पे कि एक सेंटर पॉइंट जिसपे हमारा एक 0 रहता था और 0 से राइट हैंड की संख्याएं आपकी पॉजिटिव होती थी। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 और ये हमारा 5। ठीक है, तो 0 से 2 और 2 से 3 कदम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारी टोटल 0 से कहाँ तक आए हैं? 5 तक। तो 2 + 3 = 5 होता है। तो ऐसे ही हमारी संख्याएं जब 0 से राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो हमारी सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, तो हम जिनको बोलते हैं धनात्मक संख्याएं। और 0 से लेफ्ट की तरफ की संख्याएं सभी नेगेटिव होती हैं, इसलिए इनको हम ऋणात्मक संख्याएं बोलते हैं। अब दोनों ही प्रकार की संख्याएं जो होंगी वो हमारी पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अब इंटीजर नंबर है तो इसे I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
बात करते हैं सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं सभी जानते हैं और हमें छोटे से पढ़ाया भी जाता है कि वे संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाए, नंबर्स दैट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कोई संख्या बहुत बड़ी संख्या आ गई और उससे हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि बताइए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या वो संख्या है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अब हमारे पास एग्जाम में टाइम की शॉर्टेज होती है, तो अब इतना टाइम नहीं होता कि हम इस उस संख्या को 2 से डिवाइड करें। यदि पूरी डिवाइड हो जाएगी मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हम ये कह सकते हैं संख्या हमारी कैसी होगी, सम होगी, अदरवाइज विषम होगी। लेकिन हम इसको अलग पढ़ेंगे कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे हम 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2, 4, 6, 8, 8 के बाद आपका 10, ठीक है, और 12 आएगा, फिर 14 आएगा। तो यहां देखिए कि सभी संख्याएं जो हैं ये 2, 4, 6 और 8 और ये आपका 0। अब यही आपका रिपीट होगा यूनिट प्लेस पे, 2, 4, 6, 16, 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये उसके बाद 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे सभी संख्याएं कैसी होंगी, आपकी सम होंगी। ठीक है, जैसे 15284, हमसे कहा जाए कि बताइए ये संख्या सम है या विषम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है और यूनिट प्लेस को देख के हम ये बता पाएंगे कि संख्या हमारी सम है, जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। यहाँ पे आपका 0 है तो ये भी इवन नंबर हो गया, यहाँ पे 6 है तो ये भी आपकी इवन नंबर हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि इवन नंबर्स में यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि नहीं है तो संख्या आपकी सम नहीं होगी। उसके बाद आती है आपकी ऑड नंबर्स। हमने इवन में पढ़ा कि वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, और ऑड में हम पढ़ेंगे नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, या हम ये कह सकते हैं कि जिनका यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 और 9 हो। तो किसी भी नंबर्स में यदि यूनिट प्लेस ये रहेगा तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि ये संख्या हमारी ऑड होगी। जैसे 7, 8, 9, 6, 5, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपका 5 है, तो हमें यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है कि यूनिट प्लेस इवन में है या ऑड में है। यहाँ पे 3, 4, 6, 5, 7, यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस 7 है तो ये संख्या आपकी ऑड हो जाएगी। 1, 5, 2, 8, 7, तो ये संख्या आपकी ये भी ऑड हो जाएगी। तो इवन और ऑड में, इवन में 0, 2, 4, 6, 8 और ऑड में 1, 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए। ओके, तो सम और विषम की बात हो गई। उसके बाद आती हैं हम आपकी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मीन्स वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त हो जाएं। नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 और एनी नंबर अदर देन देमसेल्फ। मीन्स कहने का ये है कि वे संख्याएं, देखिए अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है ये, कि और इससे आपका क्वेश्चन जरूर ही बनता है। जैसे हम कहें आपसे कि बताइए कि ये संख्या 4 जो है वो आपकी भाज्य में आएगी या अभाज्य में आएगी। चलिए वो बात की बात है, पहले ये बताएं कि ये संख्या 1 से डिवाइड होगी, बिल्कुल हो जाएगी, और खुद से डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल होगी, और इसके अलावा एनी अदर देन देमसेल्फ मीन्स स्वयं के अलावा भी किसी अन्य से डिवाइड हो रही है क्या, ये बिल्कुल हो रही है, ये आपकी 2 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन है कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से मीन्स 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये संख्या आपकी भाज्य होगी। ठीक है, बात करते हैं अभाज्य में।
तो वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो। ठीक है, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 1 और एनी नंबर अदर देन इटसेल्फ, मींस स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से डिवाइड ना हो। जैसे हम कहें आपसे कि आप बताएं कि 11 आपकी किस प्रकार की संख्या है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 1 और 11 के अलावा किसी अन्य से ये संख्या डिवाइड हो रही है। तो 1 और 11 के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी प्राइम नंबर होगी। अब भाज्य और अभाज्य का कॉमन एग्जाम्पल मैंने लिया है ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए कि संख्याएं हमारी कौन सी भाज्य हैं और कौन सी अभाज्य हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और मैंने यहाँ से 10 तक की संख्याएं ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सभी संख्याएं 1 से जरूर डिवाइड होती हैं। 4 आपकी 1 से है, 5 1 से है। इसके अलावा खुद से भी डिवाइड होंगी, कोई सी भी संख्या 1 से और खुद से डिवाइड जरूर होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमें चेक करना कि क्या ये संख्या किसी अन्य से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें, 2 हमारी जो है वो किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो रही है, 3 किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो रही है, 4 हमारी 1 और 4 के अलावा 2 से डिवाइड है। ओके, 5 नहीं होगी, 6 हमारा 2 और 3 से डिवाइड होगी, 7 नहीं हो रही है, 8 हमारी 2 और 4 से डिवाइड है, और 9 हमारा 1 और 9 के अलावा 3 से डिवाइड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1 किस प्रकार की संख्या है। तो 1 हमारी ना तो ये भाज्य में आती है और ना ही अभाज्य में आती है। ओके, बात करें 2 की, तो देखिए यहाँ पे अभाज्य की कंडीशन है कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से डिवाइड ना हो, तो वह संख्या आपकी कैसी कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी होती है, 2 है। अब मैंने इसको स्टार लगाया है ताकि आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी इसमें, जिससे आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद बात करें, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है। अब बात करें भाज्य की, तो 4 भाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग 4 से हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 2 है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने का ये है यहाँ पे कि जो सभी सम संख्याएं होती हैं वो आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 हमारी कैसी संख्या है, सम है, लेकिन ये हमारी भाज्य में नहीं आती है, ये अभाज्य संख्या है। मैंने बताया कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आप 4 को ले लें, 6 को ले लें, 8 को ले लें, 10 को, 12 को, तो ये सभी संख्याएं भाज्य होंगी। अब इसके अपोजिट अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मोस्टली विषम संख्याएं ही होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी विषम संख्याएं आपकी अभाज्य ही हो। जैसे 3 आपका किस प्रकार की संख्या है, अभाज्य संख्या है। 9 आपका ऑड नंबर है, लेकिन ये भाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सभी विषम संख्याएं भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं, और सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। क्लियर है, भाज्य और अभाज्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपका सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं मीन्स कोऑर्डिनेट नंबर्स, तो नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो आपकी नियरेस्ट संख्याएं होती हैं कि 1 2 और 3 और 4 और 5,
ये सभी संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। सेकंड थिंग कि ये संख्याएं आपकी हमेशा पेयर में चलेंगी, सिंगल संख्या आपको कभी नहीं मिलेगी, ये सभी पेयर में होंगी। और जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से आता है कि निम्न में से सहभाज्य संख्या होगी या सहभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 और 3, 15, 19, 41, 48, तो इस टाइप की जो संख्याएं होंगी वो पेयर में होंगी। और नियरेस्ट संख्याएं सभी आपकी कोऑर्डिनेट नंबर होती हैं, और सभी और आपकी प्राइम नंबर्स कोऑर्डिनेट नंबर होंगे। मीन्स जैसे हम कहें आपका 17 और 19, मीन्स दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं और ये सह अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई आपकी सम संख्या हो जाएगी और कोई विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, 4 और 5, 4, 2 और 5, 2 आपका इवन नंबर है लेकिन 5 आपका ऑड नंबर है, लेकिन ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी। या हम ये कह सकते हैं कि यदि दोनों संख्याओं का जो HCF है यदि 1 रहेगा, जैसे हम 2 और 3 में देखें तो 1 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, और 3 को 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। तो ये सभी आपकी सहभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका है परिमेय संख्याएं, और इसी के अपोजिट होती हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, तो इसमें बताया गया है कि ये सभी संख्याएं P अपॉन Q के रूप में होती हैं। ठीक है, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर नंबर्स एंड Q इज नॉट इक्वल 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, मीन्स जैसे कोई आपकी फ्रैक्शन दी गई है 1/2, तो यहाँ पे 1 आपका P है और 2 आपका Q है। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं में अंश और हर के रूप में हो वे सभी आपकी रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन कि इंटीजर नंबर मैंने बोला है। ठीक है, इंटीजर नंबर्स जब मैंने बताया था कि इंटीजर नंबर्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो -1/2 किस में आएगा, परिमेय संख्याओं में आएगा 6/-5। अब माइनस को अंश में ले लो या हर में ले लो, बात तो एक ही है। ठीक है, 5, अब 5 हमारी रेशनल नंबर में आती है क्योंकि हम 5 को 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आपकी P/Q के रूप में हो जाएगी। इसके अलावा 0 भी हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। क्यों, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो इसके जो मान में कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन हम किसी भी संख्या को 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि कंडीशन है कि Q का जो मान है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो संख्याएं हैं, मीन्स एक सिंपल फॉर्म में जो संख्याएं आप जिनको इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो आपकी सभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका परिमेय संख्याओं के अंतर्गत पूछा जाता है कि पाई और पाई का मान 22/7 किस प्रकार की संख्याएं होंगी। ठीक है, तो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है, जब हम मेंसुरेशन को पढ़ते हैं तो पाई का मान 22/7 लगाते हैं। तो पाई का जो मान है ये आपका P/Q के फॉर्म में है। ओके, तो यहाँ पे पाई का जो मान है वो आपका किस में आएगा, रेशनल नंबर में आएगा, लेकिन जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या मीन्स इरेशनल numbers that can be expressed as P/Q where P and Q are not integer and Q is not equal are called irrational number। ठीक है, तो सेम दोनों की कंडीशन सेम है, बस अंतर इतना है कि जो संख्याएं इजीली हम जिनको
फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स जिनका हम मान इजीली निकाल सकते हैं, तो उनको हम परिमेय संख्याएं और इसके अपोजिट अपरिमेय संख्याएं, जैसे रूट टू आपका किसके अंतर्गत आएगा? इरेशनल नंबर। रूट -2, ठीक है, -√8। तो ये सभी इसी प्रकार की संख्याएं, और इसके अलावा आपकी पाई, ये भी रेशनल नंबर में आता है। तो परमेय अपरमेय से जो मोस्टली क्वेश्चन, और खासकर यूपी टेट के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है कि पाई हमारी किस प्रकार की संख्या है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका क्वेश्चन आए कि पाई आपकी किस प्रकार की संख्या है, तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान 22/7 आपका परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपकी स्थानीय मान, मीन्स हम इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, मीन्स किसी भी संख्या का द लोकेशन ऑफ ए डिजिट, मीन्स इन ए नंबर, किसी संख्या में किसी अंक का जो स्थान है, मीन्स लोकेशन है, इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे कि हमसे कहा जाता था, और हमारे सिलेबस में भी था कि 76389 में सभी संख्याओं का स्थानीय मान क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा जो काउंटिंग करते हैं वो लास्ट से करेंगे। ठीक है, काउंटिंग करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, मीन्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो अब यहाँ पे एक चीज और आ गई कि इकाई, अब इकाई का अंक जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जब हम नंबर्स को पढ़ते हैं तो इकाई का अंक 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 9 तक जाता है। ओके, तो इकाई में एक अंक होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता कि एक कौन सा अंक होगा, तो इसलिए हम इनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं कि इकाई में एक अंक होता है, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से होती है। ओके, टेंस में, अब टेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? मीन्स आपका 10 से स्टार्ट होगा और 99 तक जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू मीन्स जहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा हमारा 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक जाता है। ओके, तो 100 हो जाएगा, ऐसे ही 1000 हो जाएगा और 10,000 हो जाएगा। ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई कि ये हम इस तरीके से इनको पढ़ते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर यहाँ पे किसकी बात की गई है, तो हम बात करें कि इकाई के स्थान में 9 की बात की गई है, तो जिस संख्या की बात की जाएगी उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 × 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे ही 10 × 8 हो जाएगा, क्योंकि दहाई में 2 अंक हैं, 80 हो जाएगा। सैकड़ा में 3 अंक होते हैं तो 300 हो जाएगा, और हजार में 4 अंक होते हैं तो, और किसकी बात की गई है? 6 की बात की गई है, तो 6000 हो जाएगा। और 10,000 में आपकी 7 आ रहा है आपका, तो यहाँ पे 70,000 होगा। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 7,68389। ओके, तो ये तो हमारा होता है तरीका कि हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान किस तरीके से निकालें। लेकिन अब एग्जाम लेवल पे जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो इतना सब नहीं करने के बजाय हमसे किसी एक ही संख्या का पूछेगा कि बताइए कि दी गई संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको क्या देखना है कि 3 की बात की गई है 7,6,3,8,9, तो यहाँ पे बात की गई है 3 की, और ऑप्शन भी आपके इसी तरीके से रहेंगे कि 3,000, 330 या 3। तो यहाँ पे देखिए 3, इसके बाद कितने अंक हैं? इसके बाद 2 अंक हैं, तो जिस अंक की बात की गई है या जिसका स्थानीय मान पूछा है उस संख्या के बाद कितने अंक आ रहे हैं? तो 2 अंक आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। तो इस 7,6,3,8,9 में 3 का जो स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आपसे कहें कि बताइए यहाँ पे 6 का स्थानीय मान,
क्या होगा। तो 6 का पूछा गया है, तो 6 और 6 के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो को हम लगा देंगे। ओके, ऐसे ही 7 का पूछा जाए तो 7 के बाद 4 अंक डिजिट हैं, तो यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो स्थानीय मान हो गया। अब क्वेश्चन सिंपली आपसे और भी तरीके से पूछ सकता है कि बताइए कि दी गई संख्या में 6 और 3 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो 6 और 3, 6 का स्थानीय मान 6000 और 3 का 300, दोनों को ऐड करेंगे तो 6300, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा, दोनों का योग। ऐसे ही इनका अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जब इन पे हम संख्याओं पे क्वेश्चन करेंगे तो इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे हम बात करेंगे, और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे नए हैं और जो पहली बार क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करके, या कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट संख्या पे, जाति मान, आंकिक मान और वास्तविक मान। मीन्स ये सभी चीजें एक ही हैं, बस कभी कभी क्वेश्चन हमारा जाति मान पे बेस्ड पूछ लेता है, कभी आंकिक मान पे बेस्ड पूछ लेता है, या कभी वास्तविक मान मीन्स कास्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। तो इन सभी का एक ही मान है, एक ही बात है, और इन सब का आंसर भी एक ही आएगा, क्योंकि जब चीज ही एक ही है, बस अलग अलग नामों से इनको बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हमारी एक बॉक्स में बहुत सारी संख्याएं एक हमने पर्ची बना के लिखी हैं, और उन संख्याओं में हमने किसी दो को, एक 3 की जो पर्चियां थी उसमें हमने डाल दिया। तो क्या जो 3 की संख्या ज्यादा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो 2 है वो 3 को देखकर 3 में चेंज हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। जिसका जो मान है, मीन जो 2 की पर्ची है वो हमेशा 2 की ही रहेगी, या जो 4 की पर्ची है वो हमेशा 4 की रहेगी। तो किसी भी नंबर्स को एक हमने संख्या के फॉर्म में लिख दिया, जैसे हम बात करें 76389, इस संख्या में हमने 6 का मान पूछा जाए तो इसका जातीय मान क्या होगा, आंकिक मान क्या होगा, या वास्तविक मान क्या होगा। तो जिसकी बात की जाएगी उसका वही मान होगा। जैसे 6 की 6 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 8 का 8 रहेगा और 9 का 9 रहेगा, ऐसे ही 7 का 7 रहेगा। ठीक है, तो इसके मान में कोई भी चेंज नहीं होता है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मोस्टली क्वेश्चन आपके स्थानीय मान और जाति मान पे बेस्ड पूछा जाएगा। जैसे हम बात करें कि बताइए कि 8 के स्थानीय मान और जाति मान के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, या 8 के स्थानीय मान और आंकिक मान का योग क्या होगा। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 के बाद एक अंक है तो 8 और एक अंक 1 0, प्लस 8 का जाति मान कितना रहेगा, 8 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये सभी संख्याएं हमारी, इस तरीके की जो जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि दी गई प्राकृतिक संख्या में या दी गई पूर्ण संख्या में या पूर्णांक संख्या में, तो इन सभी चीजों में या सभी संख्याओं में बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पूर्ववर्ती संख्याएं। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्याएं किसी भी संख्या के पहले, पूर्व मीन्स क्या होता है, पूर्व मीन्स कोई चीज हमसे पहले आ रही हो। तो जैसे हम बात करें कि 4 के पहले या 4 के पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो 3 होगी। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि 5 का पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो 5 की पूर्ववर्ती 4 होगी। ऐसे ही हमने इन संख्याओं को निकाला कैसे,
किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी गई संख्या में से एक घटाकर की जाती है। जैसे हम 1015 में पूर्ववर्ती संख्या पूछें तो हम क्या करेंगे, 1015 में से एक घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1014। ठीक है। उसके बाद परवर्ती संख्या जिसको बोलते हैं अनुवर्ती संख्या। अब इसके अपोजिट है, जब हमने पूर्ववर्ती की मीन्स वहां पे हमने एक घटाया, और जब परवर्ती या अनुवर्ती संख्या के बारे में पूछेंगे तो 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, मीन्स जो किसी भी चीज का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, तो वो आपकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 4 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो 4 से 5 हम कैसे पहुंचे, हमने 4 में 1 जोड़ा तो हमें कितना मिला, 5 मिला। ऐसे ही 1015 की पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या क्या होगी, उसमें हम 1 को जोड़ देंगे तो 1016 हो जाएगी। ठीक है। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, सभी लोग जानते हैं कि संख्याओं को एक बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं वो आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। Ascending order numbers are obtained by keeping the given numbers in increasing order, means संख्याओं को एक बढ़ते हुए क्रम में लिखें। जैसे 17, 12, 7, 3, 5, 0। अब हमसे कहा गया है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे। जैसे हम विद्यालय में एक प्रेयर के लिए खड़े होते हैं या किसी भी सभा में खड़े होते हैं तो वहां पे पहले सबसे छोटा बच्चा खड़ा होता है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और लास्ट में जाके सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे संख्याओं का भी है कि यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 12 है और फिर 17। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है। और असेंडिंग ऑर्डर और आरोही क्रम, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो आरोही क्रम ऐसे समझें कि आरोही क्रम में 3 अंक हैं, मीन्स 3 अक्षर आ रहे हैं, तो कम है तो कम से ज्यादा की ओर चलेंगे। अवरोही क्रम में 4 अक्षर हैं तो ज्यादा से कम की ओर चलेंगे। डिसेंडिंग नंबर्स आर कॉल्ड व्हेन द गिवन नंबर्स आर केप्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स घटते हुए क्रम में। जैसे 17, 12, 7, 3, 5, 0। मीन्स जैसे हमने अभी प्रेयर में बच्चों को खड़ा किया तो एक टीचर जो सबसे आगे खड़ा होगा वो उन बच्चों को आरोही क्रम में देखा, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में देखेगा, लेकिन जो एक टीचर पीछे खड़ा हुआ है वो उन बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेगा। ठीक है, तो बड़े से छोटे की ओर, तो 17, 12, 7, 5, 3 और 0, ये हमारी अवरोही क्रम की संख्याएं हो गई। ठीक है, और आपकी हमारी क्लास कैसी लगी, अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चनों को करेंगे कि संख्याओं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।